नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और अब आपको दिखाएंगे खबरों का नया तूफान। सुबह सुबह आपको हर वो खबर मिलेगी जो दिन का एजेंडा सेट करेगी। कम समय में पूरी खबर आपको बताएंगे अब से 30 सेकंड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुपरफास्ट न्यूज की करेंगे शुरुआत, जहां 60 सेकंड और 90 सेकंड में बड़ी खबरों का लेटेस्ट अपडेट होगा आपके सामने। जिस खबर में जितना दम उसको मिलेगा उतना वक्त, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। और बड़ी खबर यह है कि किसानों और सरकार के बीच आज फिर से बातचीत होगी और चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बातचीत को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। किसानों की मांग को लेकर शाम 5 बजे बैठक भी है और 3 केंद्रीय मंत्री किसानों से करेंगे बात। बड़ी खबर यह कि अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय बातचीत करेंगे। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जमे हैं। बीते 2 दिनों से किसान और सुरक्षा बलों के बीच तनातनी चल रही है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा तनाव है। हालांकि सरकार के साथ आज होने वाली तीसरे दौर की बातचीत पर किसान नेताओं का रुख सकारात्मक है। आप अपनी तरफ संयम बरते, हम अपनी तरफ बैठेंगे, वार्ता करेंगे और हमें आशा रखनी चाहिए भी केंद्र कोई अच्छा निर्णय करेगा। अच्छा, सकारात्मक रहा अनुराग ठाकुर का बयान, जिसके बाद आप लोगों को लगता है कि बातचीत से ही हल निकलेगा? बातचीत करते हैं। देखिए, वार्ता की बात तो उनकी ठीक थी। जो उन्होंने कहा भी मांग पत्र बढ़ता जा रहा है, ये उचित नहीं है। जो मांग पत्र हम लेके चले थे वही है। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होने वाली बातचीत में सरकार की ओर से 3 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय किसान नेताओं से बात कर उनकी मांगों पर चर्चा करेंगे। बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है। एक और लघु समूह बनाए, उसको कमेटी का नाम न दे, एक समूह जिसमें एज ए किसान संगठन आप एक्सपर्ट के रूप में आप अपनी पक्ष को रखें, बातों को रखें। किसानों की मांगों में 3 प्रमुख मांग हैं, जिस पर पेच फंसा है। MSP की गारंटी कानून, किसानों मजदूरों की कर्ज माफी और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना। किसानों से बातचीत से पहले कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से समाधान का रास्ता निकालने को लेकर बात की थी। और किसानों के साथ आज होने वाली बातचीत को लेकर खबर बड़ी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें, किसान नेता जगजीत सिंह ने TV9 से बातचीत में ये कहा कि बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद तो जरूर है, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। किसान नेता जगदीश डलेलवाल जी हमारे साथ है। सर, क्या बैठक में क्या निकला है, क्या आगे की? अरे यार, आज को बैठक सिर्फ अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। उन्होंने हमें न्योता दिया था कि आप आइए, हम आपकी सरकार के साथ बैठक अरेंज करवाते हैं। हम वहाँ आए हैं, वहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे हमने सबसे पहले ये बात थी कि मतलब माहौल को ठीक करो। इन्होंने पहले हम अपना टाइम लगाकर माहौल को ठीक करने के बाद हमें ये कहा, आकर विश्वास दिलाया कि हमारी ऊपर बात हो गई है। बात होने के बाद फिर चर्चा हुई, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बैठक की लेटर आ गया है। नहीं, ये मुझे क्या पता भी, ये तो सरकार लेकर आएगी। सरकार क्या लेकर आती है उससे पता चलेगा। आप क्या उम्मीद करते हैं? हम तो ये उम्मीद करेंगे, अगर उन्होंने हमें न्योता दिया है तो फिर जरूर उनकी पॉजिटिविटी होगी। तो शाम 5 बजे तक आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे? क्यों? देखिए, सरकार अगर हम कल आगे बढ़ेंगे तो सरकार को तो एक मौका मिलेगा, बहाना मिलेगा कि देखिए हम तो आपके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी मतलब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तो उतनी देर तक तो हमें भी बैठना पड़ेगा। तो बीच का रास्ता देख रहे हैं डलेलवाल जी आप? तो यार भाई, बीच का रास्ता क्या, हमारी डिमांड नहीं है, ये सभी के सभी कमिटमेंट था सरकार के किए। और आज से CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। वहीं किसान आंदोलन को देखते हुए CBSE ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। किसान आंदोलन के बीच आज से CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। दिल्ली के कई बॉर्डर सील हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि किसान और सरकार के बीच आज शाम 5 बजे बातचीत होने वाली है। तब तक किसान प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच बातचीत असफल रही तो छात्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आंदोलन को देखते हुए CBSE ने स्कूल, स्टूडेंट्स और अभिभावकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। छात्रों को परेशानी न हो, इसे लेकर CBSE ने कहा सभी छात्र अपने घर से जल्दी निकलें ताकि तय समय पर एग्जाम सेंटर तक पहुंच सके। परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करें। इस साल भारत और विदेश के 26 देशों से 39 लाख से अधिक छात्र और छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। CBSE ने दिल्ली में इसके लिए 877 परीक्षा केंद्र बनाए हैं।
दिल्ली में परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी अगर सुबह 10 बजे तक नहीं पहुंचते हैं तो वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ऐसे में अभिभावकों को परीक्षा केंद्र के लिए समय से पहले निकलना होगा। और पंजाब में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन है। बड़ी खबर है, किसान यूनियन उग्राहा गुट रेलवे ट्रैक को जाम करेगा और किसानों पर सख्ती के विरोध में रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। 6 शहरों में किसान रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। ये जानकारी किसान संगठन की ओर से दी गई। एमएसपी की मांग कर रहे किसान 4 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। ये रेलवे ट्रैक जाम 7 जगहों पर किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा से जुड़े किसानों ने ऐलान किया है कि राजपुरा से दिल्ली रूट, बठिंडा से बरनाला रूट, लुधियाना से दिल्ली रूट, बठिंडा से दिल्ली रूट, अमृतसर से फतेहगढ़ साहिब रूट और मोगा में रेल रोको आंदोलन करेंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों का रेल रोको आंदोलन चलेगा। इस दौरान रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यूएई के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंचे। दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों ने जबरदस्त स्वागत भी किया। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी करेंगे। यूएई के ऐतिहासिक दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंचे। कतर से 8 भारतीयों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोहा पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी का दोहा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी जब कतर पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए सैकड़ों लोग एयरपोर्ट के बाहर उनसे मिलने के लिए जमा थे। कतर में मौजूद भारतीयों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी से मिलने के लिए लोग कतार में खड़े थे। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। लोग भारत माता की जय जयकारा लगा रहे थे। हर कोई पीएम से मिलने के लिए बेकरार था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया, लोगों से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। दोहा पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी और अब्दुल रहमान के बीच काफी देर तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सोशल एक्स पर पोस्ट कर बताया कि प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ शानदार मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारी चर्चा भारत कतर मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2:40 पर कतर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य और दिव्य मंदिर का स्वागत भी किया और 27 एकड़ में फैले इस मंदिर का स्वागत करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मंदिर दुनिया के लिए मिसाल है। अबू धाबी की इस तस्वीर को देखकर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया तो वहां रह रहे भारतीयों का वो सपना साकार हो गया जो सालों से देख रहे थे। मुस्लिम देश में हिंदुओं का इतना दिव्य और भव्य मंदिर बनना किसी सपने से कम नहीं था। एक इस्लामिक शरिया वाले देश में हिंदू मंदिर के उद्घाटन कर प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पल के साक्षी बने। इस पल के पीछे वर्षों की मेहनत लगी है। इसमें वर्षों पुराना सपना जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने इस मंदिर के निर्माण में यूएई की भूमिका की सराहना की। साथियों, इस मंदिर के निर्माण में यूएई की सरकार की जो भूमिका रही उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बना यह पहला हिंदू मंदिर बेहद भव्य और विराट है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश से बाहर एक बार फिर बड़े हिंदू मंदिर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। और वहीं पीएम मोदी ने यूएई में हिंदू मंदिर के उद्घाटन के बाद कहा है कि अब यहां बहुत जल्द एक बड़ा अस्पताल भी बनने जा रहा है। मेरे मित्र ब्रह्मविहारी स्वामी कह रहे थे
कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। 140 करोड़ देशवासी मेरे आराध्य देव है। आज सुबह यूएई के उपराष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है। सीट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग हुए रास्ते के बीच दोनों के बीच बातचीत भी जारी है और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के लिए कुछ फॉर्मूला के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया में हुए बिखराव के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर अब भी संपर्क बना हुआ है। पंजाब से पहले ही आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन दिल्ली को लेकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले ऐलान कर चुके हैं कि दिल्ली की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतेगी। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया, सातों की सातों सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की सभी 7 सीटों को लेकर 4-3 फार्मूले पर बातचीत हो रही है। पंजाब में केरल की तर्ज पर अलग अलग लड़ने का फैसला हुआ है। हालांकि चंडीगढ़ की सीट पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन चाहती है। गुजरात की भरूच सीट को लेकर भी कांग्रेस और आप में बातचीत हो रही है। भरूच सीट पर कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज का दावा है। हालांकि भरूच सीट पर आपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है। अगर पंजाब में चंडीगढ़ सीट पर आपको समर्थन देती है तो पूरे पंजाब की 13 सीटों पर कांग्रेस समर्थकों में गलत संदेश जा सकता है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के करीबी राज्यसभा के लिए अशोक सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मिलकर मीनाक्षी नटराजन का पत्ता कटवा दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसे राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएगी, इसको लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है। इनमें पूर्व सीएम कमलनाथ का भी नाम शामिल था, लेकिन उम्मीदवारी अशोक सिंह यादव को मिल गई। अशोक सिंह यादव ग्वालियर के रहने वाले हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। बताया जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की पहली पसंद थी। जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव भी लाइन में थे, लेकिन आखिरी समय में इन सब का टिकट काटकर अशोक सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया। और अब खबर सूर्य नमस्कार पर छिड़े सियासी और मजहबी संग्राम की। राजस्थान के स्कूलों के सूर्य नमस्कार को लेकर चल रहे घमासान के बीच मुस्लिम फोरम मुस्लिम छात्रों को इसमें शामिल न होने की अपील पर अड़ा हुआ। राजस्थान के स्कूलों में आज से शुरू हो रहे सूर्य नमस्कार को लेकर जमात इस्लामी हिंद का कहना है कि सरकार किसी की धार्मिक आजादी का हनन नहीं कर सकती है। मोहम्मद नजीमुद्दीन ने कहा कि इस्लाम में वो सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं। स्कूलों में सूर्य नमस्कार किए जाने के राजस्थान सरकार के फैसले को गलत मानते हैं। ये धार्मिक आजादी है जो हमारा संविधान हमको देता है। सरकार हमसे कहती है कि आपको बाध्य कर रही है, सरकार हमको बाध्य कर रही है। तो हमारा एतराज़ ये है, सरकार के उस ऑर्डर पर हमें एतराज़ है। इस तरह का ऑर्डर आपने क्यों दिया? योगा से भी आपत्ति है, सूर्य नमस्कार से भी आपत्ति है। मुस्लिम फोरम ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। राजनीतिकरण की वजह से हर चीज़ को पॉलिटिकलाइज कर रही है। तो पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को कंपलसरी करने का आदेश पारित किया है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी सरकारी स्कूल में या सरकार अनुदानित इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी रिलीजन की वर्शिप नहीं हो सकती। सूर्य नमस्कार पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूल में आने के बाद छात्रों को निर्देश मानने पड़ेंगे। मैं ये नहीं मानता कि कोर्ट ये कहेगा कि किसी को छूट दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। वो ये कहेगा कि जिसको करना हो करे, परंतु विद्यालयों में आने के बाद जो शिक्षा विभाग के निर्देश हैं उनको तो करना ही पड़ेगा। इससे पहले जमीयत उलेमाए राजस्थान ने अपील की है कि आज अपने किसी बच्चे को स्कूल न भेजें।
ज्ञानवापी परिसर में पूजा को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने पूजा की इजाजत देने के फैसले को रद्द करने की मांग की है। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में जिला कोर्ट के आदेश के बाद पूजा जारी है। एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट में मिले सबूतों के आधार पर जिला अदालत ने व्यासजी तहखाने में पूजा की इजाजत दी थी, जिसके बाद श्रद्धालु यहाँ पूजा कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर यहाँ 1 फरवरी से नियमित पूजा हो रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की पूजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई आज के लिए टाल दी थी। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा पर फौरी रोक लगाने की मांग खारिज कर चुका है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में दलील दी गई है कि व्यासजी तहखाने में कभी हिंदू का कब्जा नहीं रहा है। मुस्लिम पक्ष जिला जज के फैसले पर भी सवाल उठा रहा है, जबकि हिंदू पक्ष एएसआई सर्वे की रिपोर्ट और तहखाने में मिले सबूतों के आधार पर मंदिर होने का दावा कर रहा है। आज होने वाली सुनवाई में यूपी सरकार, हिंदू पक्ष और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी अपनी दलीलें पेश करेगा। ज्ञानवापी में 1993 में पूजा बंद हुई थी। 31 साल बाद फिर से पूजा शुरू होने के बाद हिंदू पक्ष ने बाकी तहखानों का भी साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की है, जिसको लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। और बड़ी खबर बता दें, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे और महाराष्ट्र से ही आपको बता दें एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए बड़े बड़े चेहरों का नामांकन दाखिल करना जारी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। नड्डा करीब 11 बजे गांधीनगर पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की, जिसमें ओडिशा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र से 3 और गुजरात से 4 नामों का ऐलान किया है। गुजरात से नड्डा के साथ राम जन्मभूमि निधि समर्पण समिति के चेयरमैन रह चुके गोविंद भाई ढोलकिया, गोधरा के जमीनी कार्यकर्ता JS परमार को उम्मीदवार बनाया गया है। मयंक भाई नायक को भी उम्मीदवार बनाया गया है। उधर महाराष्ट्र में भी आज एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। पटेल अभी राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन एनसीपी को तोड़ने के केस में उन्हें भी अयोग्यता नोटिस भेजा गया है। ऐसे में अगर वो फिर चुने जाते हैं तो आगे अयोग्य ठहराए जाने से बच सकते हैं। और चुनावी चंदे को लेकर खरीदे जाने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि इसकी कानूनी वैधता कितनी है। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर फैसला सुनाने जा रही है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ आज फैसला सुनाएगी। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की ओर से लागू की गई इलेक्टोरल बॉन्ड बंद की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दरअसल साल 2018 में सरकार द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में देखा गया था। केवल वे राजनीतिक दल ही इन्हें प्राप्त कर सकते हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं। वो राजनीतिक दल जिन्हें पिछले लोकसभा या राज्य चुनाव में 1% से अधिक वोट मिले हों। SBI की 29 शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड को भारत का कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था खरीद सकती है। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए तक के हो सकते हैं। देश का कोई भी नागरिक या कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो उन्हें SBI से चुनावी बॉन्ड खरीदने होंगे। वे बॉन्ड खरीद कर किसी भी पार्टी को दे सकेंगे। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा गांव चलो अभियान के तहत गोलाघाट पहुंचे और वहां पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। गोलाघाट पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं नृत्य करती नजर आई। कुछ महिलाओं के हाथों में रंग बिरंगी छतरी थी। सीएम के स्वागत में खड़े कुछ लोग ढोल बजाते हुए भी दिखे। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। लोग सीएम के इंतजार में खड़े थे। बीजेपी समर्थकों ने बाइक रैली भी निकाली। जैसे सीएम पहुंचे, लोगों ने उन्हें घेर लिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा एक एक कर लोगों से मिले, उनसे बात की, उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। इस दौरान कुछ लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। जेपी नड्डा आज राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद के लिए निकले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गुजरात से जेपी नड्डा राज्यसभा उम्मीदवार।